मेरा नाम फ्रांसिस टाउनसेंड है और मैं 22 साल की हूँ। 2 हफ्ते पहले मैं 3000 लोगों के सामने ग्रेजुएशन स्टेज पर खड़ी थी। मेरे पेरेंट्स, वही लोग जिन्होंने मुझे पढ़ाने से ये बोलकर मना कर दिया था कि मैं उनके पैसों का सही इन्वेस्टमेंट नहीं हूँ, वो फ्रंट रो में बैठे हुए थे। उनके चेहरे से सारा रंग उड़ चुका था। वो मेरी जुड़वा बहन विक्टोरिया की ग्रेजुएशन देखने आए थे। उन्हें पता तक नहीं था कि मैं वहाँ हूँ, और ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि मैं वहाँ की कीनोट स्पीकर हूँ। लेकिन ये कहानी ग्रेजुएशन से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है 4 साल पहले, मेरे पेरेंट्स के लिविंग रूम से, जब मेरे डैड ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ ऐसा कहा था जो मैं कभी नहीं भूल सकती। बात समर 2021 की एक शाम की है। अप्रैल के एक ट्यूसडे को हमारे एक्सेप्टेंस लेटर्स आए। विक्टोरिया को विटमोर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, एक प्रेस्टीजियस प्राइवेट स्कूल जिसका प्राइस टैग $65,000 पर ईयर था। मुझे ईस्टब्रुक स्टेट में मिला, एक सॉलिड पब्लिक यूनिवर्सिटी, $25,000 एनुअली। उस शाम डैड ने लिविंग रूम में फैमिली मीटिंग बुलाई। वो अपने लेदर आर्मचेयर पर ऐसे बैठे जैसे कोई सीईओ शेयर होल्डर्स को एड्रेस कर रहा हो। मॉम काउच पर हाथ जोड़े बैठी थी और विक्टोरिया विंडो के पास खड़ी थी, खुशी से ग्लो करती हुई। मैं डैड के सामने बैठी थी, अपना लेटर हाथ में पकड़े हुए। डैड ने कहा कि वो विटमोर में विक्टोरिया की फुल ट्यूशन रूम सब कवर करेंगे। विक्टोरिया चिल्ला उठी, मॉम स्माइल करने लगी। फिर डैड मेरी तरफ मुड़े और बोले कि फ्रांसिस, हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हारी एजुकेशन फंड नहीं करेंगे। उनके शब्द पहले तो मुझे समझ ही नहीं आए। डैड ने कहा कि विक्टोरिया में लीडरशिप पोटेंशियल है, वो अच्छी नेटवर्किंग करती है, उसकी मैरिज अच्छी जगह होगी, वो एक वाजिब इन्वेस्टमेंट है। फिर उन्होंने एक पॉज लिया और आगे जो कहा वो मेरे दिल पर किसी चाकू की तरह लगा। उन्होंने कहा कि तुम स्मार्ट हो फ्रांसिस, लेकिन तुम स्पेशल नहीं हो, तुमसे कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलने वाला। मैंने मॉम की तरफ देखा, उन्होंने आंखें चुरा लीं। विक्टोरिया किसी को टेक्स्ट कर रही थी, शायद न्यूज़ शेयर कर रही थी। डैड ने शोल्डर श्रग करके कहा कि तुम रिसोर्सफुल हो, खुद मैनेज कर लोगी। उस रात मैं नहीं रोई। मैं सालों से रो रही थी, मिस्ड बर्थडेज पर, सेकंड हैंड गिफ्ट्स पर, फैमिली फोटो से कट होने पर। उस रात मैंने अपने रूम में बैठकर एक बात समझी जिसने सब बदल दिया। मेरे पेरेंट्स के लिए मैं उनकी बेटी नहीं, एक बैड इन्वेस्टमेंट थी। पर मेरे डैड को नहीं पता था कि उनका ये डिसीजन मेरी लाइफ का कोर्स बदल देगा, और 4 साल बाद उन्हें हजारों लोगों के सामने इसका कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा। ये फेवरेटिज्म नया नहीं था। जब हम 16 के हुए, विक्टोरिया को रेड बो के साथ ब्रांड न्यू होंडा सिविक मिली। मुझे उसका पुराना लैपटॉप मिला जिसकी स्क्रीन क्रैक्ड थी और बैटरी 40 मिनट्स चलती थी। मॉम ने कहा, हम 2 कार्स अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो विक्टोरिया के स्की ट्रिप्स, डिजाइनर ड्रेसेस और स्पेन का ट्रिप अफोर्ड कर सकते थे। फैमिली वेकेशंस में विक्टोरिया को अपना होटल रूम मिलता था। मैं हॉलवे के पुल आउट काउच पर सोती थी। फोटोज में विक्टोरिया सेंटर में होती थी। मैं एज पर होती थी, जैसे कोई आफ्टर थॉट हूँ। 17 की एज में जब मैंने मॉम से पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा कि तुम चीजें इमेजिन कर रही हो, हम दोनों को सेम लव करते हैं, पर एक्शंस झूठ नहीं बोलते। कॉलेज डिसीजन से कुछ मंथ्स पहले मुझे किचन काउंटर पर मॉम का अनलॉक फोन मिला। आंट लिंडा के साथ उनकी चैट खुली थी। मॉम ने लिखा था कि पुअर फ्रांसिस, लेकिन हेरोल्ड सही कह रहा है, वो स्टैंड आउट नहीं करती, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। उस रात मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ प्रूव करना है। मैंने अपने उसी क्रैक लैपटॉप पर सर्च किया, फुल स्कॉलरशिप्स फॉर इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स। बात सिंपल थी। ईस्टब्रुक स्टेट की फीस $25,000 पर ईयर थी। 4 साल का $1 लाख। पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन 0। मेरी सेविंग्स $2,300। अगर मैं ये गैप फिल नहीं करती तो मेरे पास 3 ऑप्शंस थे। स्टार्ट करने से पहले ही ड्रॉप आउट कर दूं, बड़ा स्टूडेंट डेप्ट सर पर ले लूं, या पार्ट टाइम पढ़ाई करके 8 साल लगा दूं। हर रास्ता मुझे वही ले जाता जो मेरे डैड ने कहा था, ए फेलियर। मैंने स्कॉलरशिप डेटाबेसेस चेक किए। ईस्टब्रुक का एक मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम था फर्स्ट जनरेशन और इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स के लिए, फुल ट्यूशन और लिविंग अलाउंस के साथ, पर कैच ये था कि साल में सिर्फ 5 स्टूडेंट सिलेक्ट होते थे। वही मुझे विटफील्ड स्कॉलरशिप भी मिली, फुल राइड प्लस $10,000 एनुअली, लेकिन पूरे कंट्री में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के लिए। मैंने लाफ किया पर उसको बुकमार्क कर लिया। मैंने एक पूरी नोटबुक कैलकुलेशन से भर दी। मॉर्निंग ग्राइंड कैफे में बरिस्ता की जॉब, सुबह 5 से सुबह के 8 बजे, $800 मंथली। रेजिडेंस हॉल्स में क्लीनिंग क्रू, वीकेंड्स पर $400 ए मंथ। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में टीचिंग असिस्टेंट, $300। टोटल $1,500 ए मंथ। बाकी का ट्यूशन मेरिट स्कॉलरशिप से निकालना था। मैंने कैंपस के पास सबसे चीप रूम लिया, $300 ए मंथ में। मेरा शेड्यूल फिक्स्ड हो गया था। सुबह 5 बजे कैफे में वर्क, 9 से 5 क्लासेस, 6 से 10 स्टडी या टीए ड्यूटीज, और 11 से 4 स्लीप। 4 साल तक हर रात सिर्फ 4 से 5 आवर्स की स्लीप। कॉलेज जाने से 1 वीक पहले विक्टोरिया ने फ्रेंड्स के साथ कैनकन ट्रिप की फोटोज पोस्ट की, सनसेट, मार्गरीटास। मैं सेकंड हैंड सूटकेस में अपना पुराना कन्फर्टर पैक कर रही थी। हमारी लाइव्स ऑलरेडी अलग हो चुकी थीं, पर हर रात सोने से पहले मैं खुद से एक ही बात बोलती थी कि ये मेरी फ्रीडम की प्राइस है, उनकी एक्सपेक्टेशंस और जजमेंट से फ्रीडम। फ्रेशमैन ईयर की थैंक्सगिविंग को मैं अपने छोटे से रेंटेड रूम में अकेली बैठी थी। फोन का रिसीवर मेरे कान से लगा हुआ था और मैं अपने घर की लाउड आवाज़ें और लाफ्टर सुन रही थी। घर पर सब एंजॉय कर रहे थे। बैकग्राउंड में हंसी की आवाज़ें, बर्तनों की आहट और एक फैमिली गैदरिंग का शोर था जिसका मैं हिस्सा नहीं थी। मॉम ने फ़ोन पर बहुत डिस्टेंट और डिस्ट्रैक्टेड आवाज़ में कहा, हेलो फ्रांसिस। मैंने कहा, हाय मॉम, हैप्पी थैंक्सगिविंग। ओह हाँ, हैप्पी थैंक्सगिविंग हनी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। डैड हैं वहाँ? मैं उनसे बात कर सकती हूँ? एक छोटा सा पॉज हुआ, फिर बैकग्राउंड से डैड की मफल्ड पर साफ आवाज़ आई, उससे कहो मैं बिजी हूँ।
उनके ये शब्द मेरे दिल पर किसी पत्थर की तरह लगे। मॉम की आवाज़ वापस आई, आर्टिफिशियली ब्राइट होती हुई। तुम्हारे फादर अभी कुछ काम कर रहे हैं। विक्टोरिया कितनी फनी स्टोरी सुना रही थी। इट्स फाइन मॉम। खाना तो ठीक से खा रही हो ना? कुछ चाहिए तो नहीं? मैंने अपने रूम में चारों तरफ देखा। डेस्क पर रखा इंस्टेंट रामेन, सेकेंड हैंड ब्लैंकेट और लाइब्रेरी से बरो की हुई टेक्स्ट बुक जो मैं खरीद नहीं सकती थी। मैंने कहा, नो मॉम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके वेल, वी लव यू। लव यू टू। और मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने फेसबुक खोला। फीड में सबसे पहली फ़ोटो विक्टोरिया की थी। मॉम, डैड और विक्टोरिया डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। कैंडल्स जली हुई थीं और टर्की रखा था। कैप्शन था, थैंकफुल फॉर माई अमेजिंग फैमिली। मैंने फ़ोटो को जूम किया। 3 प्लेट, 3 चेयर्स, 4 नहीं। उन्होंने मेरे लिए एक चेयर तक नहीं रखी थी। मैं वहीं बैठकर उस फोटो को देखती रही। उस रात मेरे अंदर कुछ बदल गया। सालों से जो एक दर्द था, उनका अफेक्शन और लव पाने की जो चाह थी, वो गायब नहीं हुई पर खाली हो गई। और उस दर्द की जगह एक शांति ने ले ली। उस एम्प्टीनेस ने मुझे एक क्लैरिटी दी। फ्रेशमैन ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, माइक्रो इकोनॉमिक्स 101। डॉक्टर मार्गरेट स्मिथ ईस्टब्रुक में एक लीजेंड थीं। 30 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस। उनका रेपुटेशन बड़ा टेरिफाइंग था। स्टूडेंट्स कहते थे कि उन्होंने 5 साल से किसी को A ग्रेड नहीं दिया। मैं 3rd 0 में बैठी, ध्यान से नोट्स बनाए और अपना पहला ऐसे सबमिट किया, शायद B- की उम्मीद में। पेपर वापस आया तो टॉप पर A+ लिखा था। उसके नीचे रेड इंक में लिखा था, सी मी आफ्टर क्लास। मेरा दिल बैठ गया। मैंने क्या गलती कर दी? लेक्चर के बाद मैं उनके डेस्क के पास गई। डॉक्टर स्मिथ अपना बैग पैक कर रही थी। सीवियर बन में उनके सिल्वर हेयर बंधे हुए थे और उनकी नोज पर रीडिंग ग्लासेस टिकी थीं। फ्रांसिस टाउनसेंड। यस मैम। बैठो। मैं बैठ गई। उन्होंने चश्मे के ऊपर से देखा और कहा, ये ऐसे पिछले 20 साल में मेरे देखे सबसे बेहतर अंडरग्रेजुएट राइटिंग में से एक है। इससे पहले कहाँ पढ़ाई की? कहीं खास नहीं, पब्लिक हाई स्कूल। और तुम्हारी फैमिली? एकेडमिक्स में है। मैं थोड़ा हिचकिचाई, फिर मेरे मुंह से निकल गया, मेरी फैमिली मेरी एजुकेशन सपोर्ट नहीं करती, ना फाइनेंशियली ना अदरवाइज। डॉक्टर स्मिथ ने अपना पेन नीचे रखा और बोली, मुझे और बताओ। और मैंने बता दिया। पहली बार मैंने किसी को पूरी स्टोरी बताई। फेवरेटिज्म, रिजेक्शन, 3 जॉब्स, 4 घंटे की स्लीप, सब कुछ। जब मैं चुप हुई तो वह देर तक शांत रहीं। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। तुमने विटफील्ड स्कॉलरशिप के बारे में सुना है? मैंने स्लोली अपना सर हिला दिया। देखा है, पर वो इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा, पूरे कंट्री में 20 स्टूडेंट्स फुल राइड, लिविंग अलाउंस और पार्टनर स्कूल्स के रिसिपिएंट्स ग्रेजुएशन पर कमेंसमेंट एड्रेस देते हैं। वो आगे झुकी और बोली, फ्रांसिस, तुम्हारे पास पोटेंशियल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल, पर पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं अगर कोई उसे देखे ही नहीं। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अगले 2 साल एक कठिन रूटीन में बीते। सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे कॉफी शॉप, 9 बजे क्लासेस, मिडनाइट तक लाइब्रेरी, फिर वही साइकिल रिपीट। मैंने हर पार्टी, हर गेम, हर लेट नाइट पिज़्ज़ा रन मिस किया। बाकी स्टूडेंट्स मेमोरीज बना रहे थे और मैं GPA बना रही थी। स्ट्रेट 6 सेमेस्टर्स तक 4.0 GPA। कुछ मोमेंट्स ऐसे आए जब मैं टूटने वाली थी। एक बार कैफे में शिफ्ट के दौरान मैं फेंट हो गई। डॉक्टर ने कहा, एग्जॉशन और डिहाइड्रेशन है। मैं अगले दिन फिर काम पर थी। एक बार मैं कार में बैठकर 20 मिनट्स तक रोई। किसी स्पेसिफिक वजह से नहीं, बस सब कुछ एक साथ हो रहा था। पर मैं चलती रही। जूनियर ईयर में डॉक्टर स्मिथ ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, मैं तुम्हें विटफील्ड के लिए नॉमिनेट कर रही हूँ। मैं उन्हें देखती रह गई। आर यू सीरियस? 10 एसेज, 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज। ये तुम्हारी लाइफ का सबसे हार्ड टास्क होगा, पर तुमने इससे भी हार्ड चीज़ें सर्वाइव की हैं। एप्लीकेशन ने मेरे 3 मंथ्स ले लिए। रेजिलियंस, लीडरशिप और विजन पर एसेज, प्रोफेसर्स के पैनल्स के साथ फ़ोन इंटरव्यूज, बैकग्राउंड चेक्स, रेफरेंस लेटर्स। इस सब के बीच विक्टोरिया का टेक्स्ट आया। मंथ्स में पहली बार। मॉम कह रही थी, तुम क्रिसमस पर घर नहीं आ रही। दैट्स काइंड ऑफ सैड, TBH। मैंने मैसेज पढ़ा, फ़ोन को उल्टा करके रखा और अपने एसे पर वापस चली गई। ट्रूथ ये था कि मेरे पास फ्लाइट टिकट के पैसे नहीं थे, पर अगर होते भी तो मैं जाना नहीं चाहती थी। उस क्रिसमस पर मैं अपने रेंटेड रूम में अकेली थी। इंस्टेंट नूडल्स और एक छोटे से पेपर क्रिसमस ट्री के साथ जो रेबेका ने बनाया था। कोई फैमिली नहीं, कोई गिफ्ट्स नहीं, कोई ड्रामा नहीं। वो मेरी लाइफ की सबसे पीसफुल हॉलिडे थी। सीनियर ईयर के सितंबर में एक ट्यूसडे को सुबह शाम के 6:47 पर ईमेल आया। सब्जेक्ट, विटफील्ड फाउंडेशन। फाइनल राउंड नोटिफिकेशन। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रही थी। डियर मिस टाउनसेंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 200 एप्लीकेंट्स में से आपको विटफील्ड स्कॉलरशिप के 50 फाइनलिस्ट्स में चूज किया गया है। फाइनल राउंड न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्स में इन पर्सन इंटरव्यू होगा। 50 फाइनलिस्ट्स, 20 विनर्स, 40% चांस था। इंटरव्यू न्यूयॉर्क में शेड्यूल्ड था, 800 माइल्स दूर। बैंक अकाउंट चेक किया, $847 थे। लास्ट मिनट फ्लाइट एटलीस्ट $400 की होती, होटल बाकी पैसे खा जाता और 2 वीक्स में रेंट भी देना था। मैं लैपटॉप बंद करने ही वाली थी कि रेबेका ने डोर नॉक किया। फ्रैंकी, तुम ऐसी क्यों लग रही हो जैसे कोई घोस्ट देख लिया हो? मैंने उसे ईमेल दिखाया। वो चिल्ला उठी, तुम जा रही हो? बेक, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। बस टिकट $53 की है।
थर्सडे नाइट को निकलेगी, फ्राइडे मॉर्निंग पहुंचाएगी। मैं तुम्हें पैसे लेंड कर रही हूँ। मैं तुमसे मांग नहीं सकती। तुम मांग नहीं रही, मैं दे रही हूँ। उसने मेरे शोल्डर्स पकड़े और बोला, फ्रैंकी ये तुम्हारा शॉट है। तो मैंने बस पकड़ी। 8 आवर्स की ओवरनाइट जर्नी। सुबह 5 बजे मैनहट्टन पहुंची। गर्दन अकड़ चुकी थी और थ्रिफ्ट स्टोर का बरो किया हुआ ब्लेजर पहना था। इंटरव्यू वेटिंग रूम पॉलिश्ड कैंडिडेट से भरा था। डिजाइनर बैग्स पेरेंट्स आसपास होवर कर रहे थे। ईजी कॉन्फिडेंस था। मैंने अपने सेकंड हैंड आउटफिट और पुराने शूज़ को देखा। मैंने सोचा मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती। फिर मुझे डॉक्टर स्मिथ के वर्ड्स याद आए, तुम्हें बिलोंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस ये दिखाना है कि तुम ये डिज़र्व करती हो। इंटरव्यू के 2 वीक बाद मैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट के लिए पैदल जा रही थी जब फ़ोन बज हुआ। सब्जेक्ट विटफील्ड स्कॉलरशिप डिसीजन। मैं साइडवॉक के बीच में रुक गई। एक साइकिलिस्ट मेरे पास से कट मार कर निकला, गाली देते हुए। मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने ईमेल खोला। Dear Miss Townsend, we are pleased to inform you that you have been selected as a Whitfield Scholar for the class of 2025. मैंने 3 बार पढ़ा, फिर चौथी बार। फिर मैं साइडवॉक पर बैठ गई और रोई। शांति से नहीं, बिल्कुल टूटकर। 3 साल की एग्जॉशन, लोनलीनेस और मेहनत उस साइडवॉक पर निकल गई। मैं एक विटफील्ड स्कॉलर थी। फुल ट्यूशन, $10,000 ईयरली लिविंग एक्सपेंसेस और उनके नेटवर्क के किसी भी पार्टनर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होने का राइट। उस रात डॉक्टर स्मिथ ने मुझे पर्सनली कॉल किया। फ्रांसिस, मुझे नोटिफिकेशन मिला। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एक और बात है, उन्होंने कहा, विटफील्ड तुम्हें फाइनल ईयर के लिए पार्टनर स्कूल में ट्रांसफर होने की परमिशन देता है। विटमोर यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में है। विटमोर, विक्टोरिया का स्कूल। डॉक्टर स्मिथ ने आगे कहा, अगर तुम ट्रांसफर होती हो तो तुम उनके टॉप ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट होगी और विटफील्ड स्कॉलर होने के नाते कमेंसमेंट स्पीच दोगी। मेरी सांस अटक गई। फ्रांसिस, तुम वैलेडिक्टोरियन होगी, सबके सामने बोलोगी। मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा कि वो विक्टोरिया के बड़े दिन के लिए ऑडियंस में बैठे होंगे और उन्हें बिल्कुल पता नहीं होगा कि मैं वहाँ हूँ। मैं ये बदले के लिए नहीं कर रही, मैंने धीरे से कहा। मुझे पता है, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि विटमोर में मेरे करियर के लिए बेटर प्रोग्राम है। मुझे वो भी पता है। उन्होंने पॉज लिया। पर अगर वो तुम्हें शाइन करते हुए देख लें तो वो बस एक बोनस है। मैंने उस रात डिसीजन लिया और अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया। विटमोर में अपने फाइनल सेमेस्टर के 3 वीक्स बाद ऐसा हुआ। मैं लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की टेक्स्ट बुक के साथ एक कॉर्नर में बैठी थी। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी जिसने मेरा पेट खराब कर दिया। ओह माय गॉड, फ्रांसिस। मैंने ऊपर देखा। विक्टोरिया 3 फीट दूर खड़ी थी, हाथ में हाफ एम्प्टी आइज लाते था, मुंह खुला हुआ। तुम यहाँ? तुम कब से? वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना पा रही थी। मैंने कामली अपनी बुक बंद की। हाय विक्टोरिया, तुम यहाँ कब से पढ़ती हो? मॉम और डैड ने तो नहीं बताया। मॉम और डैड को नहीं पता? उसने ब्लिंक किया। क्या मतलब उन्हें नहीं पता? वही जो मैंने कहा, उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। विक्टोरिया ने अपना कॉफ़ी नीचे रखा और मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं अचानक हवा से प्रकट हो गई हूँ। पर कैसे? वो लोग तो पैसे नहीं दे रहे। मेरा मतलब तुमने कैसे? मैंने खुद पे किया। विटमोर के लिए मैं ट्रांसफ़र हुई स्कॉलरशिप पर। स्कॉलरशिप वर्ड हमारे बीच लटक गया। विक्टोरिया के एक्सप्रेशन बदल गए। कन्फ्यूजन, डिसबिलीफ और उसके चेहरे पर एक शर्मिंदगी जैसा कुछ दिखा। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी जुड़वां बहन, जिसे वो सब मिला जिससे मुझे मना किया गया था, जिसने 4 साल में एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसे सर्वाइव कर रही हूँ। क्या तुमने कभी पूछा? उसने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। मैंने अपनी बुक समेटी, मुझे क्लास जाना है। फ्रांसिस, रुको। उसने मेरा हाथ पकड़ा। क्या तुम हमसे नफरत करती हो? फैमिली से? मैंने अपनी स्लीव पर उसके हाथ को देखा, फिर उसके चेहरे को। नहीं, मैंने धीरे से कहा, तुम उन लोगों से नफरत नहीं कर सकते जिनकी परवाह करना तुम छोड़ चुके हो। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से चली गई। उस रात मेरे फ़ोन पर मिस्ड कॉल्स आते रहे, मॉम, डैड, विक्टोरिया, सबके। मैंने सबको साइलेंट कर दिया। जो भी होने वाला था वो मेरे टर्म्स पर होगा, उनके नहीं। विक्टोरिया ने उन्हें तुरंत कॉल किया था। ये मुझे बाद में पता चला जब सब खत्म हो गया था। वो यहाँ है। विक्टोरिया ने अपने अपार्टमेंट के डोर से घुसते ही कहा था। फ्रांसिस विटमोर में है। वो सितंबर से यहाँ है। विक्टोरिया के अकॉर्डिंग दूसरी तरफ से पूरे 10 सेकंड्स तक सन्नाटा था। फिर डैड की आवाज़ आई, ये इम्पॉसिबल है, उसके पास पैसे नहीं हैं। उसने स्कॉलरशिप कहा। कौन सी स्कॉलरशिप? वह स्कॉलरशिप मटेरियल नहीं है। डैड, मैंने उसे लाइब्रेरी में देखा है, मैं हैंडल करता हूँ। डैड ने अगली मॉर्निंग मुझे कॉल किया। 3 साल में पहली बार उन्होंने मेरा नंबर डायल किया था। फ्रांसिस, हमें बात करनी है। किसके बारे में? विक्टोरिया कह रही है तुम विटमोर में हो। तुमने बिना बताए ट्रांसफ़र कर लिया। मुझे लगा नहीं कि आपको परवाह होगी। एक पॉज हुआ। ऑफ कोर्स मुझे परवाह है। तुम मेरी डॉक्टर हो। क्या मैं हूँ? मेरे मुंह से ये वर्ड्स बिल्कुल फ्लैट निकले। बिटर नहीं, बस फैक्चुअल। आपने कहा था मैं इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं हूँ, याद है? सन्नाटा। फ्रांसिस, वह 4 साल पहले की बात है। लिविंग रूम में आपने कहा था मैं स्पेशल नहीं हूँ, मेरे से कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको याद नहीं होगा, पर मुझे याद है। और सन्नाटा हुआ। फिर उन्होंने कहा हमें ग्रेजुएशन पे पर्सनली इस पे बात करनी चाहिए। हम विक्टोरिया की सेरेमनी के लिए आ रहे हैं और मैं आपको वहीं मिलूंगी डैड।
मैंने फ़ोन काट दिया। उन्होंने वापस कॉल नहीं किया। उस रात मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठी जो मैंने अपने अर्न किए पैसों से पे किया था और उस कन्वर्सेशन के बारे में सोचने लगी। वो भूल गए थे या भूलने का नाटक कर रहे थे। जो भी हो, उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं था, पर 3 मंथ्स में वो देखेंगे और जब वो मोमेंट आएगा तो वो नज़र हटा नहीं पाएंगे। ग्रेजुएशन के पहले के वीक्स शांत बीते। मुझे पता था वो आ रहे हैं। मॉम, डैड, विक्टोरिया, पूरी फैमिली विक्टोरिया के अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने आ रही थी। उन्होंने होटल बुक किया था, डिनर प्लान किया था, फ्लावर्स ऑर्डर किए थे। उन्हें अभी भी पूरी बात नहीं पता थी। विक्टोरिया ने उन्हें बताया था कि मैं विटमोर में हूँ, पर उसे विटफील्ड के बारे में नहीं पता था। उसे वैलेडिक्टोरियन के बारे में नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि मुझे कमेंसमेंट एड्रेस देने के लिए बोला गया है। डॉक्टर स्मिथ ने चेक इन करने के लिए कॉल किया। वो खुद भी सेरेमनी देखने आ रही थी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे स्पीच के बारे में बता दूं? नहीं, मैं चाहती हूं कि वो इसे तभी सुने जब बाकी सब सुनेंगे। वो एक मोमेंट के लिए शांत रहीं। ये उन्हें बुरा फील कराने के लिए नहीं है ना? नहीं, ये मेरी सच्चाई बताने के बारे में है। अगर वो ऑडियंस में है तो वो उनका मैटर है। रेबेका सेरेमनी के लिए आई। उसने मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करने में हेल्प की। 2 साल में पहली बार मैंने कोई नया क्लॉथ खरीदा था जो थ्रिफ्ट स्टोर का नहीं था। नेवी ब्लू, सिंपल और एलिगेंट। तुम एक CEO जैसी लग रही हो, उसने कहा। मुझे लग रहा है जैसे मुझे वॉमिट होने वाली है। दोनों सेम ही फीलिंग है शायद। ग्रेजुएशन की रात मैं सो नहीं पाई। नर्वस होने की वजह से नहीं, बस मैं सोच रही थी कि जब मैं उन्हें देखूंगी तो क्या फील करूंगी। क्या पुराना दर्द वापस आ जाएगा? क्या मैं चाहती हूं कि वो भी वैसे ही हर्ट हों जैसे मैं हुई थी? मैं सुबह 3 बजे तक सीलिंग को देखती रही। जो मुझे समझ आया उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। मुझे बदला नहीं चाहिए था। मैं नहीं चाहती थी कि वो सफ़र करें। मैं बस फ्री होना चाहती थी। और कल मैं फ्री होने वाली थी। मई 17 की ग्रेजुएशन मॉर्निंग। ब्राइट सन, परफेक्ट ब्लू स्काई। विटमोर के स्टेडियम में 3000 लोगों के बैठने की जगह थी। सुबह 9 बजे तक स्टेडियम पूरा भर चुका था। फैमिलीज आ रही थीं, फ्लावर्स, बैलून्स हर जगह थे। मैं जल्दी पहुंच गई, फैकल्टी एंट्रेंस से अंदर गई। मेरा ड्रेस कोड बाकी ग्रेजुएट से अलग था। स्टैंडर्ड ब्लैक गाउन था, पर मेरे शोल्डर्स पर वैलेडिक्टोरियन का गोल्ड सैश था। चेस्ट पर विटफील्ड स्कॉलर का ब्रॉन्ज मेडेलियन लगा था जो मॉर्निंग लाइट में शाइन कर रहा था। मैं स्टेज के फ्रंट रो में VIP सेक्शन में बैठी जो ऑनर स्टूडेंट्स और स्पीकर्स के लिए रिजर्व था। 20 फीट दूर जनरल ग्रेजुएट सेक्शन में विक्टोरिया अपने फ्रेंड्स के साथ सेल्फीज ले रही थी। उसने मुझे अभी तक नहीं देखा था। और ऑडियंस की फ्रंट रो में सेंटर में मेरे पेरेंट्स बैठे थे। डैड ने अपना नेवी सूट पहना था। मॉम ने क्रीम कलर की ड्रेस पहनी थी। उनकी गोद में रोजेज का बड़ा बुके था। उनके बीच एक एम्प्टी चेयर थी, शायद कोट्स रखने के लिए। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए कभी नहीं। डैड अपने कैमरा के सेटिंग्स एडजस्ट कर रहे थे विक्टोरिया के मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। मॉम स्माइल कर रही थी, किसी को वेव कर रही थी। वो दोनों कितने हैप्पी और प्राउड लग रहे थे। उन्हें कोई आइडिया नहीं था। यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट पोडियम पे आए। क्राउड शांत हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू विटमोर यूनिवर्सिटीज क्लास ऑफ 2025 कमेंसमेंट सेरेमनी। क्लैपिंग हुई। मैं शांत बैठी रही, हाथ गोद में जोड़े हुए। कुछ मिनट्स में वो मेरा नेम कॉल करेंगे और सब बदल जाएगा। मैंने एक बार फिर अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेंट फेसेस को देखा जिनके कैमरा विक्टोरिया के शाइन होने के मोमेंट के लिए रेडी थे। मैंने सोचा, जल्दी ही आप मुझे देखेंगे। सेरेमनी आगे बढ़ी। वेलकम एड्रेस, एक्नॉलेजमेंट्स, ऑनरेरी डिग्रीज। फिर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट पोडियम पे वापस आए। और अब यह मेरा बड़ा ऑनर है कि मैं इस साल के वैलेडिक्टोरियन और विटफील्ड स्कॉलर को इंट्रोड्यूस करूं। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिलियंस, एकेडमिक एक्सीलेंस और स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखाया है। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग फ्रांसिस टाउनसेंड। ऑडियंस में मेरी मदर मेरे फादर की तरफ झुकी कुछ बोलने के लिए। उन्होंने अपना कैमरा लेंस विक्टोरिया की तरफ पॉइंट करते हुए सर हिला दिया। एक मोमेंट के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर मैं खड़ी हुई। 3000 जोड़ी आंखें मेरी तरफ घूमी। मैं पोडियम की तरफ चली। मेरे हील्स की आवाज़ स्टेज पर गूंज रही थी। गोल्ड सैश हर स्टेप के साथ मूव कर रहा था। विटफील्ड मेडेलियन मेरे चेस्ट पर चमक रहा था। और फ्रंट रो में मैंने अपने पेरेंट्स के फेसेस को बदलते हुए देखा। डैड का हाथ कैमरा पर फ्रीज हो गया। मॉम के हाथ से बुके साइड में फिसल गया। पहले कन्फ्यूजन, ये कौन है? फिर रिकॉग्निशन, वेट, क्या ये? फिर शॉक, ये नहीं हो सकता। फिर बस एक पेल स्ट्रिकन साइलेंस। विक्टोरिया का सर स्टेज की तरफ घूम गया। उसका जॉ ड्रॉप हो गया। मैंने उसके लिप्स से अपना नेम रीड किया, फ्रांसिस। मैं पोडियम पर पहुंची, माइक्रोफोन एडजस्ट किया। 3000 लोगों ने अपलॉड किया। मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया। वो बस वहीं फ्रीज होकर बैठे रहे, जैसे किसी ने उनकी पूरी वर्ल्ड पर पॉज बटन दबा दिया हो। मेरी लाइफ में पहली बार वो मुझे देख रहे थे। सच में देख रहे थे। विक्टोरिया को नहीं, मेरे पार नहीं, मुझे देख रहे थे। मैंने एम्प्लॉज को कम होने दिया। फिर मैं माइक्रोफोन के पास झुकी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज़ स्टेडी थी, काम थी। 4 साल पहले मुझे कहा गया था कि मैं इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं हूँ। फ्रंट रो में मेरी मॉम का हाथ उनके मुंह पर चला गया। डैड का कैमरा उनके साइड में बेकार लटक रहा था और मैंने बोलना स्टार्ट किया। मुझे कहा गया था कि मुझ में वो बात नहीं है। मेरी आवाज़ पूरे स्टेडियम में साउंड सिस्टम के जरिए गूंज रही थी, एक हार्ट बीट की तरह स्टेडी। मुझे खुद से कम उम्मीद रखने को कहा गया था क्योंकि दूसरों को मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी। 3000 लोग बिल्कुल शांति से बैठे थे, इसलिए मैंने खुद से ज़्यादा उम्मीद रखना सीखा।
मैंने उन 3 जॉब्स के बारे में बताया, 4 घंटे की स्लीप, इंस्टेंट रामेन के डिनर्स और सेकंड हैंड टेक्स्ट बुक्स के बारे में बताया। मैंने बताया कि जीरो से कुछ क्रिएट करने का क्या मतलब होता है, किसी को गलत प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सही प्रूव करने के लिए। मैंने किसी का नेम नहीं लिया, किसी पर फिंगर पॉइंट नहीं की। मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। जो सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे मिला वो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या एनकरेजमेंट नहीं था, वो ये चांस था कि मैं जान सकूं कि किसी के वैलिडेशन के बिना मैं कौन हूं। फ्रंट रो में मेरी मॉम रो रही थी। ग्रेजुएशन सेरेमनी के खुशी के आंसू नहीं थे, कुछ अलग ही था, दुख जैसा। मेरे फादर मोशनलेस बैठे थे, पोडियम को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी स्ट्रेंजर को देख रहे हो। शायद मैं उनके लिए स्ट्रेंजर ही थी, हर उस इंसान के लिए जिसे कभी कहा गया कि तुम काफ़ी नहीं हो। मैंने पॉज लिया, वर्ड्स को सेटल होने दिया। तुम काफ़ी हो, तुम हमेशा से काफ़ी थे। मैंने लोगों के चेहरों की तरफ देखा, उन ग्रेजुएट्स को देखा जिन्होंने स्ट्रगल किया था, उन पेरेंट्स को जिन्होंने सैक्रिफाइस किया था, उन फ्रेंड्स को जिन्होंने बिलीव किया था, और हाँ, अपनी फैमिली को जो फ्रंट रो में स्टैचू की तरह बैठी थी। मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि किसी ने मुझ पर बिलीव किया, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने खुद पर बिलीव करना सीखा। उसके बाद जो एम्प्लॉज हुआ वो थंडरस था। लोग अपनी सीट से खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। 3000 लोग एक ऐसी लड़की के लिए चीयर कर रहे थे जिससे वो कभी मिले तक नहीं थे। मैं पोडियम से पीछे हटी और जैसे ही स्टेज से नीचे उतरी, मैंने जेम्स विटफील्ड 3 को नीचे वेट करते देखा, पर सिर्फ वो अकेले नहीं थे। रिसेप्शन एरिया में शैंपेन और कॉन्ग्रेचुलेशंस का शोर था। मैं डीन से हाथ मिला रही थी जब मैंने उन्हें पास आते देखा। मेरे पेरेंट्स क्राउड से ऐसे गुजर रहे थे जैसे पानी में चल रहे हों। डैड पहले पहुंचे। फ्रांसिस, उनकी आवाज़ खराश भरी थी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैंने एक सर्वर से स्पार्कलिंग वाटर का ग्लास लिया, एक सिप लिया। क्या आपने कभी पूछा? उन्होंने मुंह खोला, फिर बंद कर दिया। मॉम उनके पास आईं, मस्कारा उनके चीक्स पर बह रहा था। बेबी, आई एम सो सॉरी, हमें पता नहीं था। आपको पता नहीं था, आपको पता था। मैंने अपनी आवाज़ नॉर्मल रखी, आपने न देखने का ऑप्शन चुना। ये फेयर नहीं है, डैड ने बोलना स्टार्ट किया। फेयर? वर्ड बिल्कुल काम निकला, शार्प नहीं। आपने मुझसे कहा था कि मैं इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं हूँ। आपने विक्टोरिया की एजुकेशन के लिए $4 लाख पे किए और मुझे खुद मैनेज करने को कहा। ये हुआ था। मॉम ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मैं पीछे हट गई। फ्रांसिस प्लीज़, मैं एंग्री नहीं हूँ, मैंने कहा। और मेरा मतलब वही था। एंगर सालों पहले जल चुका था, उसकी जगह किसी क्लीन चीज़ ने ले ली थी। पर मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो 4 साल पहले आपके घर से निकली थी। डैड का जॉ टाइट हो गया। मैंने मिस्टेक की, मैंने वो बातें कहीं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। आपने वही कहा जो आप बिलीव करते थे। मैंने उनकी आंखों में देखा। वैसे आप एक बात में सही थे, मैं इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं थी, आपके लिए नहीं, पर मैं हर उस सैक्रिफाइस के लायक थी जो मैंने खुद के लिए किया। वो ऐसे फ्लिंच हुए जैसे मैंने उन्हें मार दिया हो। जेम्स विटफील्ड 3 मेरे पास आए, हाथ आगे बढ़ाया। मिस टाउनसेंड, ब्रिलियंट स्पीच, फाउंडेशन को आप पर प्राउड है। मैंने उनसे हाथ मिलाया जबकि मेरे पेरेंट्स देख रहे थे। कंट्री के सबसे प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप्स में से एक का फाउंडर। उनकी वर्थलेस डॉक्टर को एक ट्रेजर की तरह ट्रीट कर रहा था। मैंने देखा कि उन्हें समझ आ गया था उस चीज़ का पूरा वेट जो उन्होंने मिस कर दिया था, जो उन्होंने फेंक दिया था। मिस्टर विटफील्ड के जाने के बाद मैं वापस अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़ी। वो किसी तरह छोटे लग रहे थे। मैं ये प्रिटेंड नहीं करूंगी कि सब ठीक है, मैंने कहा, क्योंकि नहीं है। फ्रांसिस प्लीज़, मॉम ने विस्पर किया, क्या हम एक फैमिली की तरह बात कर सकते हैं? हम बात ही कर रहे हैं। मेरा मतलब है सच में बात करना। समर में घर आओ। नहीं, वर्ड फर्म था पर हार्श नहीं। मेरी न्यूयॉर्क में जॉब है, मैं 2 वीक्स में स्टार्ट कर रही हूँ। मैं घर नहीं आऊंगी। डैड आगे बढ़े। तुम हमें अचानक ऐसे कट ऑफ कर रही हो? मैं बाउंड्रीज सेट कर रही हूँ। मैंने अपनी आवाज़ स्टेडी रखी। दोनों में डिफरेंस होता है। तुम हमसे क्या चाहती हो? उनकी आवाज़ क्रैक हुई। अपनी लाइफ में पहली बार मैंने अपने फादर को लॉस्ट देखा। मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो और मैं वो करूँगा। मैंने उस क्वेश्चन पे सोचा, सच में सोचा। मुझे अब आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, वही तो पॉइंट है। मैंने एक सांस ली। पर अगर आप बात करना चाहते हैं, सच में बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आंसर कर भी सकती हूँ, नहीं भी। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप अपोलोजाइज करने के लिए कॉल कर रहे हैं या खुद को अच्छा फील कराने के लिए। मॉम फिर से रो रही थी। वी लव यू फ्रांसिस, हमने हमेशा तुमसे लव किया है। शायद मैंने कहा, पर लव सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो चॉइसेज होती हैं, और आपने अपनी चॉइस कर ली थी। विक्टोरिया हमारे सर्कल के एज पर आई, थोड़ा हेजिटेट करती हुई। फ्रांसिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। कोई हग नहीं, कोई टीयरफुल मिलन नहीं, पर कोई क्रूएल्टी भी नहीं। मैं तुम्हें कभी कॉल करूंगी, मैंने उससे कहा। अगर तुम चाहो तो। उसने सर हिलाया, आंखें नम थीं। आइड लाइक दैट। मैं मुड़ी और वहां से चली गई। भाग नहीं रही थी, एस्केप नहीं कर रही थी, बस आगे बढ़ रही थी। डॉक्टर स्मिथ एग्जिट के पास वेट कर रही थी। उनके चेहरे पर एक क्वाइट स्माइल थी। तुमने बहुत अच्छा किया, उन्होंने कहा। मैं फ्री हूं, मैंने रिप्लाई किया, और अपनी लाइफ में पहली बार मेरा ये मतलब था।
पेरेंट्स के कैंपस छोड़ने से पहले ही बातें फैलने लगी थीं। रिसेप्शन पर मैंने देखा कि कैसे फैमिली, फ्रेंड्स और एक्वाइंटेंसेस में ये बात फैल रही थी। कंट्री क्लब की मिसेज पैटरसन मेरी मदर के पास आईं। डायन, मुझे नहीं पता था फ्रांसिस विटमोर गई थी और विटफील्ड स्कॉलर है। तुम्हें बहुत प्राउड होना चाहिए। मेरी मदर की स्माइल ऐसी लग रही थी जैसे उन्हें हर्ट कर रही हो। हाँ, हमें बहुत प्राउड है। तुमने इसे सीक्रेट कैसे रखा? अगर मेरी डॉक्टर ये जीतती तो मैं इसे बिलबोर्ड्स पर लगा देती। मेरी मदर के पास कोई आंसर नहीं था। आने वाले वीक्स में क्वेश्चंस बढ़ते गए। डैड के बिजनेस पार्टनर्स ने मेरे बारे में पूछा, तुम्हारी डॉक्टर की स्पीच ऑनलाइन देखी? इनक्रेडिबल स्टोरी। तुमने ज़रूर उसे एक्सेल करने के लिए पुश किया होगा। वो उन्हें सच नहीं बता सकते थे कि उन्होंने इसका अपोजिट किया था। ग्रेजुएशन के 3 डेज बाद विक्टोरिया ने मुझे कॉल किया। मॉम ने रोना बंद नहीं किया है। डैड कम ही बात करते हैं, बस बैठे रहते हैं। मुझे सुनकर बुरा लगा। क्या सच में? मैंने इस बारे में सोचा। मैं नहीं चाहती कि वो सफ़र करें, पर मैं उनके फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। फ़ोन पर सन्नाटा था। फ्रांसिस, आई एम सो सॉरी। मुझे पूछना चाहिए था, मुझे ध्यान देना चाहिए था। मैं बस अपने काम में बिजी थी। मुझे पता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं था। क्यों? क्योंकि हम दोनों में से किसी ने वो तरीका नहीं चुना जिस तरह उन्होंने हमें बड़ा किया, पर हम ये चूज़ कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। फिर सन्नाटा हुआ। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं, और मेरा मतलब वही था। मेरे पास किसी से नफरत करने की एनर्जी नहीं है। मैं बस आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्या हम कभी कॉफ़ी पर मिल सकते हैं, एक नई स्टार्ट कर सकते हैं? मैंने अपनी सिस्टर के बारे में सोचा, उस लड़की के बारे में जिसे सब कुछ मिला और फिर भी एक दूसरे तरीके से खाली हाथ रही। हाँ, मैंने कहा, आईड लाइक दैट। ग्रेजुएशन के 2 महीने बाद मैं मैनहट्टन में अपने नए अपार्टमेंट में खड़ी थी। ये छोटा था, एक स्टूडियो अपार्टमेंट, एक विंडो से ब्रिक वॉल दिखती थी, क्लोसेट के साइज़ का किचन था। पर यह मेरा था। मैंने मॉरिसन एंड एसोसिएट्स में अपनी पहली सैलरी के पैसों से लीज साइन किया था, जो सिटी की टॉप फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म्स में से एक थी। एंट्री लेवल पोजीशन, लॉन्ग आवर्स, बड़ा लर्निंग कर्व। मैं कभी इतनी हैप्पी नहीं रही थी। डॉक्टर स्मिथ ने एक सैटरडे मॉर्निंग कॉल किया। बड़ा सिटी तुम्हारे साथ कैसा ट्रीट कर रहा है? एग्जॉस्टिंग, एक्साइटिंग, वो सब कुछ जो उन्होंने मुझे वॉर्न किया था। वो हंसी, ये तो ठीक ही लग रहा है। मुझे तुम पर प्राउड है फ्रांसिस। मुझे उम्मीद है तुम ये जानती हो। मैं जानती हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। रेबेका अगले वीकेंड पर आई। वो मेरे स्टूडियो में आई, चारों तरफ देखा और कहा कि ये उतना ही छोटा और डिप्रेसिंग है जितना एक्सपेक्टेड था। फिर उसने मुझे इतना टाइट हग किया कि मैं सांस नहीं ले पा रही थी। तुमने कर दिखाया फ्रैंकी, तुमने सच में कर दिखाया। एक इवनिंग मुझे मेरे मेल बॉक्स में एक लेटर मिला, हैंड रिटन 3 पेजेस का, मेरी मदर की हैंडराइटिंग में। डियर फ्रांसिस, मैं तुमसे उम्मीद नहीं करती कि तुम हमें फॉरगिव कर दोगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पता नहीं करती या नहीं। उन्होंने रिग्रेट के बारे में लिखा था, उन 1000 छोटे तरीकों के बारे में जिनसे वो मुझे फेल हुई थीं। स्टेज पर मुझे देखने और ये रियलाइज़ करने के बारे में कि वो एक स्ट्रेंजर को देख रही थीं जो उनकी डॉक्टर भी थी। मैं जानती हूँ कि जो हुआ उससे बदला नहीं जा सकता, पर मैं चाहती हूँ कि तुम जानो, मैं अब तुम्हें देखती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि तुम क्या बन चुकी हो, और मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। मैंने लेटर को 2 बार पढ़ा, फिर ध्यान से फोल्ड करके अपने डेस्क के ड्रॉर में रख दिया। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अभी नहीं, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें पनिश कर रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे ये सोचने के लिए टाइम चाहिए था कि मुझे क्या कहना है। अगर कुछ कहना भी है तो पहली बार चॉइस मेरी थी। मैंने पहले सोचा था कि लव एक ऐसी चीज़ है जिसे अर्न करना पड़ता है। अगर मैं स्मार्ट हूँ, अच्छी हूँ, सक्सेसफुल हूँ, तो मेरे पेरेंट्स फाइनली मुझे देखेंगे। उनका अप्रूवल किसी इनविजिबल रेस के एंड में मिलने वाला प्राइज़ था। पर 4 साल के स्ट्रगल ने मुझे कुछ और सिखाया। आप किसी से खुद को सही तरीके से लव नहीं करवा सकते। जो चीज़ फ्रीली मिलनी चाहिए थी उसे अर्न नहीं किया जा सकता, और आप पूरी लाइफ लोगों के अपना वर्थ नोटिस करने का वेट नहीं कर सकते। एक पॉइंट पर आकर आपको उसे खुद नोटिस करना पड़ता है। मैं अब अपनी लाइफ को देखती हूँ, मेरा अपार्टमेंट, मेरी जॉब, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे चुना, और मुझे एक बात रियलाइज़ होती है, मैंने इसे खुद बनाया है। इसका हर एक पीस किसी एंगर या नफरत में नहीं, बल्कि ज़रूरत से। मेरे पेरेंट्स के रिजेक्शन ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे वापस बनाया। वो लड़की जो 4 साल पहले उस लिविंग रूम में बैठी थी, अपने फादर के अप्रूवल के लिए डेस्परेट थी, वो अब एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी जगह एक ऐसी वुमन है जो जानती है कि उसकी वर्थ क्या है और उसे किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ नाइट्स मैं अब भी उनके बारे में सोचती हूँ, उन फैमिली डिनर्स के बारे में जिसमें मैं इनवाइटेड नहीं थी, मेरे बिना वो क्रिसमस फोटोज़, वो $4 लाख जो उन्होंने मेरी सिस्टर पर स्पेंड किए जबकि मैं एक रेंटेड रूम में रामेन खा रही थी। ये अब भी कभी कभी हर्ट करता है। मुझे नहीं लगता कि ये हर्ट कभी पूरी तरह ख़त्म होता है, पर ये हर्ट अब मुझे कंट्रोल नहीं करता। मैंने एक ऐसी बात सीखी है जिसे समझने में सालों लग गए। फॉरगिवनेस का मतलब किसी को बिना गलती के छोड़ देना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने अंदर के दर्द की पकड़ को छोड़ देना। मैं अभी वहां तक नहीं पहुंची हूं, पूरी तरह से नहीं, पर मैं इस पर काम कर रही हूं। और अपनी लाइफ में पहली बार मैं अपने लिए इस पर काम कर रही हूं। किसी और को कंफर्टेबल करने के लिए नहीं, शांति बनाए रखने के लिए नहीं, बस अपने लिए। ग्रेजुएशन के 6 मंथ्स बाद मेरा फ़ोन रंग हुआ। डैड, मैं उसे लगभग वॉइस मेल पर छोड़ने ही वाली थी। लगभग। हेलो फ्रांसिस, उनकी आवाज़ अलग लग रही थी, थकी हुई। पिक करने के लिए थैंक यू।
मुझे श्योर नहीं था कि तुम करोगी। मैं भी श्योर नहीं थी। सन्नाटा हुआ। मैं इस लायक हूँ। मैं वेट करती रही। मैं ग्रेजुएशन के बाद से हर दिन सोच रहा हूँ, ये ट्राई कर रहा हूँ कि तुमसे क्या कहूँ। उन्होंने पॉज लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बस वही कहिए जो सच है। एक और बड़ा पॉज। मैं गलत था, सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, सब कुछ के बारे में। जिस तरह मैंने तुमसे ट्रीट किया, जो बातें मैंने कही वो साल जब मैंने कॉल नहीं किया, नहीं पूछा, नहीं। उनकी आवाज़ क्रैक हुई। मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं तुम्हारा फादर था और मैं फेल हो गया। मैंने लाइन के दूसरी तरफ उनकी सांस लेने की आवाज़ सुनी। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैंने फाइनली कहा। बस इतना ही। तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था? मुझे नहीं पता। मुझे लगा शायद आप मुझे बताएंगे कि इसे कैसे ठीक करना है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि जो आपने तोड़ा है उसे कैसे ठीक करना है। और सन्नाटा। तुम सही हो। वो जितना मैंने कभी सुना था उससे कहीं ज्यादा ओल्ड साउंड कर रहे थे। तुम बिल्कुल सही हो। पर मैंने एक सांस ली। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको करने देने के लिए तैयार हूँ। तुम तैयार हो? मैं किसी चीज़ का प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, कोई फैमिली डिनर्स नहीं, ये प्रिटेंड नहीं करना कि सब ठीक है। पर अगर आप एक रियल कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ऑनेस्ट, बिना बात घुमाए, तो मैं सुनूंगी। ये उससे ज़्यादा है जो मैं डिजर्व करता हूँ। हाँ, वो तो है। वो हंसे, एक छोटी सी टूटी हुई आवाज़। तुम हमेशा से स्ट्रांग रही हो फ्रांसिस। मैं ही इतना ब्लाइंड था कि देख नहीं पाया। हाँ, मैंने कहा। आप थे। हमने कुछ मिनट्स और बात की। कुछ बड़ा नहीं, बस दो लोग सालों के नुकसान के बीच एक कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये फॉरगिवनेस नहीं था, पर एक स्टार्ट था। ग्रेजुएशन को 2 साल हो चुके हैं। मैं अब भी न्यूयॉर्क में हूँ, अब भी मॉरिसन एंड एसोसिएट्स में हूँ, हालांकि मेरा 2 बार प्रमोशन हो चुका है। मैं इस फॉल में कोलंबिया में अपना MBA स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका पे मेरी कंपनी कर रही है। वो किड जो रामेन खाती थी और 4 घंटे सोती थी, वो मुझे अब शायद पहचान भी नहीं पाएगी, पर मैं उसे भूली नहीं हूँ। मैं उसे हर दिन अपने साथ लेकर चलती हूँ। विक्टोरिया और मैं महीने में एक बार कॉफ़ी के लिए मिलते हैं। यह कभी कभी ऑकवर्ड होता है। हम एडल्ट की तरह सिस्टर्स बनना सीख रहे हैं, जो स्ट्रेंज है क्योंकि हम किड्स के रूप में कभी ऐसी नहीं थे, पर वो ट्राई कर रही है। मैं अब ये देख सकती हूँ। आई एम सॉरी, मैं ये देख नहीं पाई। उसने हमारी लास्ट कॉफ़ी डेट पर मुझे बताया था। उन सभी सालों में मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि मुझे क्या मिल रहा है। मैंने कभी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या नहीं मिल रहा। मैं जानती हूँ तुम इसके लिए मुझसे नफरत क्यों नहीं करती, क्योंकि तुमने ये सिस्टम नहीं बनाया, तुमने बस इसका फ़ायदा उठाया। मेरे पेरेंट्स पिछले महीने मिलने आए थे, न्यूयॉर्क में पहली बार। ये अनकंफर्टेबल था, शांत था। डैड ने आधा टाइम एपोलोजाइज करने में बिताया, मॉम ने बाकी आधा टाइम रोने में। पर वो आए। वो मेरे डोर पे खड़े हुए, मेरे सिटी में, उस लाइफ में जो मैंने उनके बिना बनाई थी। उसका एक मतलब था। मैं अभी उन्हें फिर से एक फैमिली कहने के लिए रेडी नहीं हूँ। उस वर्ड में बहुत वेट है, बहुत हिस्ट्री है, पर हम कुछ हैं, किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। पिछले महीने मैंने ईस्टब्रुक स्टेट स्कॉलरशिप फंड को एक चेक लिखा, $10,000 एनोनिमस, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। रेबेका रोई जब मैंने उसे बताया, फ्रैंकी, तुम सच में किसी की लाइफ बदल रही हो। किसी ने मेरी बदली थी। मैंने डॉक्टर स्मिथ के बारे में सोचा, सुबह के टाइम कैफ़े के शिफ्ट्स के बारे में, उस रात के बारे में जब मैंने विटफील्ड स्कॉलरशिप को बुकमार्क किया था। कभी ये बिलीव नहीं किया था कि मैं इसे जीत पाऊंगी। मैं कितनी दूर आ गई हूँ और मैं कितना आगे जाना चाहती हूँ। उन लोगों ने मेरी वर्थ डिसाइड नहीं की। आपकी वर्थ इस बात से डिसाइड नहीं होती कि उसे कौन देखता है। ये किसी चेक पर लिखा नंबर नहीं है, किसी टेबल पर मिली सीट नहीं है, या किसी फोटो में मिली जगह नहीं है। आपकी वर्थ एग्जिस्ट करती है, चाहे इस प्लैनेट पर एक भी इंसान उसे एक्सेप्ट करे या न करे। मैंने अपनी लाइफ के 18 साल अपने पेरेंट्स के मुझे नोटिस करने का वेट करते हुए बिताए। मैंने 4 साल ये प्रूव करने में बिताए कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी। और पता है मैंने फाइनली क्या सीखा? जिस अप्रूवल के पीछे मैं भाग रही थी, वो मेरे अंदर के खालीपन को कभी नहीं भरने वाला था। सिर्फ मैं ही वो कर सकती थी। कुछ लोग अपनी फैमिली से अलग हैं। कुछ लोग अब भी अटेंशन के छोटे टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं। कुछ लोग बस ये रियलाइज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं कि जो लव उन्हें मिल रहा है वो लव नहीं है जिसके वो लायक हैं। आप इस जर्नी में जहाँ भी हों, ये जानना ज़रूरी है कि खुद को प्रोटेक्ट करना ठीक है, बाउंड्रीज सेट करना ठीक है, ये डिसाइड करना ठीक है कि शांति बनाए रखने से ज़्यादा आप खुद मैटर करते हैं, और फॉरगिव करना ठीक है, पर तभी जब आप रेडी हों, उससे एक मोमेंट पहले भी नहीं। आपको अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स या किसी और की ज़रूरत नहीं है उस बात को कन्फर्म करने के लिए जो आप पहले से जानते हैं। तुम काफ़ी हो। तुम हमेशा से काफ़ी थे। मिरर में देखो और ज़ोर से कहो, मैं काफ़ी हूँ। ये पहला स्टेप है, बाकी सब आप पर डिपेंड करता है। पर मुझे आप पर बिलीव है, क्योंकि अगर एक लड़की जिसे इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं कहा गया था, वो विटफील्ड स्कॉलर के रूप में 3000 लोगों के सामने स्टेज पर खड़ी हो सकती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं।